नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और हमारा जो है फटाफट जो आप देख रहे होंगे सीरीज, तो 4 सीरीज हमारे चले गए हैं, 4 वीडियो जा चुके हैं फटाफट के, और आज 5वां वीडियो है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिहार दरोगा हो गया, बिहार SSC हो गया, SSC GD हो गया, BPSC हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें और एकदम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें, रीड करें और समझने की कोशिश करें। मोतीलाल नेहरू और CR दास, देखिए दो व्यक्ति की बात करें। चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो इन लोगों ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के इलाहाबाद आवास पर बैठकर इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी। और चूंकि ये लोग गांधी जी से बहुत नाराज थे, गांधी जी से नाराजगी के बाद इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का इन लोगों ने गठन किया था। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया? ठीक है, तो आपको बता दें चित्तरंजन दास ने गया में भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी का गठन देखो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो गांधी जी ने, मैंने जैसे आपको बताया कि गांधी जी ने कहा कि भैया हम अपना असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का मूल कारण था चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा घटना जो आपके गोरखपुर परगना का जो हिस्सा है, वहाँ पे 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, जिससे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे कई क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी नाराज हो गए गांधी जी से और उन्होंने गांधी जी का विरोध किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर अपनी एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। तो बच्चे वह आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू तो थे स्वराज दल में, कौन इनमें से नेता था जो नहीं था? तो श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास थे, विठल भाई पटेल थे, C राजगोपालाचारी नहीं थे। तो आपका आंसर यही बनेगा, C राजगोपालाचारी उसमें नहीं थे। ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के नहीं। तो इस कहने की प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी घोषणा CR दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी घोषणा जो है चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। कह रहे हैं निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इन पार्टी में नहीं थे। कह रहे हैं कि देश बंधु, तो बच्चे निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास जो हैं वो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर किसे चुना गया था? तो विठल भाई है ना पटेल को चुना गया था। तो बच्चे इस प्रकार से आपके जितने भी प्रश्न हैं क्रांतिकारियों से, उसे आप अवश्य लगाने की कोशिश करें। अगला है कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ कौन सी पार्टी का ज्वाइन कर ली थी? तो इन लोगों ने इंडियन लिबरल फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, चलिए 410वां प्रश्न है। कह रहे हैं कि किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जो इन लोगों ने निर्णय लिया था वो किसने लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया था। चलिए अगला है आपका, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से अथवा अधिक के लिए की गई थी? कौन सा कारण था जिसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, जैसे महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन और भारतीय द्वारा आयस की अनुभूति की उन्हें प्रशासन के अनुभव को प्राप्त करना चाहिए। तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हैं।
चले आगे बढ़ा जाए। 412 नंबर प्रश्न है। देखो बच्चे, इसमें टोटल 700 प्रश्न आपको जाएंगे, तो 700 प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो बच्चे स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। साइमन आयोग, देखो बच्चे, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। तो साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? 1927। याद रखेंगे, साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और 1927 में इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बीच में वीडियो ड्रॉप ना करें, एकदम लास्ट तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन की बात करें तो 1928, 1927 में बनकर तैयार हुआ, 1928 में भारत आया। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसमें जो एक था ना, सर जॉन साइमन, ये उदारवादी दल का था। ठीक है, चलिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया हुआ था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसमें मूल कारण था, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य का न होना इसके विरोध का मूल कारण था। देखिए, ये कथन वाले प्रश्न जो है सभी एग्जाम में आते रहते हैं, एसएससी भी भाई इसमें से पूछता ही है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ये भी, तो बच्चे कह रहे कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, देखो काफी इंपॉर्टेंट, VVI, इंडिपेंडेंस, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके लिए एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। तो वह किसके अगेंस्ट में हुआ? तो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में हुआ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा की गई थी बच्चे। ठीक है, अगला है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, है ना? तो आप बताएंगे, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, है ना, ML मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चे। 423 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय मूल रूप से क्या था? तो इसका जो विषय था वो था मोतीलाल नेहरू, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। आंसर C होगा। ठीक है, तो ये कथन आपको बताना है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों सही है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन A बनेगा। ठीक है, हाँ, व्याख्या सही नहीं करता है लेकिन दोनों के दोनों सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किसकी अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में मूल रूप से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र सही है, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये दोनों का दोनों सही है। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय जो घायल हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठी चार्ज में घायल हुए।
ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से साइमन कमीशन के संबंध में सही नहीं है। तो साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा सही नहीं होगा? आंसर देखो, और उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई। तो ये आपका क्या है भाई? करेक्ट, कौन सा सही है? ठीक है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसके संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुलित संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया। आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। क्लियर? चलिए अगला बोला, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो 428 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो भाई पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस। आंसर बनेगा सी। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन में रखा था? तो आंसर बनेगा सी, 1929। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है ना घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज की। ठीक है बच्चे। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने पहली बार जो है ना 1929 में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो फटाफट 100 जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम से सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है। इसमें 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था, है ना। 435 पूर्ण स्वराज संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता सबसे पहले की। ठीक है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किसने किया था? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा यह किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है बच्चे 1929 में इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है ये अधिवेशन? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं था कौन? अमृत, देखो, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया था? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो गांधी जी के आंदोलन भी आपके इसी में है ना चल रहे थे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो देखिए बारदोली जो कूच है ना, इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है। लेकिन एक बारदोली सत्याग्रह से भी अधिक नमक सत्याग्रह दिया है, तो नमक सत्याग्रह में भी महिलाओं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को किया। ऐतिहासिक दांडी मार्च संबंधित था। तो बच्चे ये नमक कानून को तोड़ने से संबंधित था। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या
गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो कहाँ के लोगों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है, या तो गुजरात या महाराष्ट्र, इन्हीं दोनों में से होगा बच्चे। तो आप सीधा कहिएगा गुजरात, काहे कि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे, तो भाई वहीं की संख्या ज़्यादा होगी, है ना। अगला है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में दिया गया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस रूप में जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। इतिहास में आपकी ये घटना मूल रूप से गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वो कौन था? उस अंग्रेज का नाम क्या था? तो वेब मिलर था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन गांधी की दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य कथन। देखो, दांडी यात्रा के विषय में असत्य कथन क्या है? यह पूर्णतः पैदल थी, सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, सही। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई, नहीं 12 अप्रैल को, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। महात्मा गांधी धरसाना नमक, देखो, गोदाम पर कांग्रेस कार्यकारी नेताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो जब धरसाना महाराष्ट्र में जब ये क्रांतिकारी धरना दे रहे थे, उस समय गांधी जी जेल में थे, और गांधी जी के जेल में जाने के वजह से ही ये हो रहा था, और यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो गांधी जी का स्थान जो है अब्बास तैयब जी को दिया गया था। निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया? तो तंजौर तट पर जो अभियान गठित किया, सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया बच्चे। तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। गांधी जी ने दांडी प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया वो साबरमती से, ठीक है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बिल्कुल गलत है? तो वो असत्य कथन कौन सा है? देखिए, साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, है ना। तो समुद्र के किनारे पहुंचकर बनाया नहीं था, इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून का बहिष्कार किया था, लोगों से आह्वान किया था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी इनमें? तो सबसे पहली जो घटना घटी थी वह घटी थी साइमन कमीशन, 1927 साइमन कमीशन, ठीक है, जो भारत आया था। अगला 57 की बात करें तो देखिए, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। तो भाई नमक आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, नहीं, ये गड़बड़ है। तो आंसर बनेगा ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत। आंसर सी बनेगा बच्चे। तो 457 का आंसर बनेगा सी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट नाम के लाल कुर्ती जो आंदोलन है, खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया था। तो लाल कुर्ती जो आंदोलन चलाया गया था वो कहाँ पे? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेश के विरुद्ध यह एक संघर्ष था। लाल कुर्ती किसके द्वारा गठित किया गया था? लाल कुर्ती जो सेना थी वह किसके द्वारा गठित किया गया था बच्चे? तो
अंग्रेजों को निकालने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान के, है ना, खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है उसके अधीन किया गया था इसको। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये जो आंदोलन उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ठीक है, तो पेशावर कांड के अगर नायक की बात करें तो उस समय थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे बच्चे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है। जिया तरंग, देखो जिया तरंग आंदोलन की बात करें तो नागालैंड की महिला जो थी, है ना, जिया तरंग ने, है ना, इसने गाडगिल, मैडम गाडगिल के द्वारा जिया तरंग आंदोलन किया गया था। तो आपका आंसर बनेगा इसका, देखिए एक मिनट, कहाँ प्रारंभ हुआ था? सॉरी, तो ये नागा महिला थी और ये आंदोलन जो था आपका मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी? देखो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ठीक है, तो आपका आंसर अगर 465 की बात करें तो आंसर बनेगा पटना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने किन बातों पर महत्व दिया? रचनात्मक कार्यों को। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1921 को गांधी इरविन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखो इस समझौते को किसने दो महात्मा कहा था भाई? कौन है वो जिसने कहा था कि दो महात्माओं के बीच का ये सम्मेलन था, समझौता था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का समझौता बताया। बोला गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। तो आंसर ए बनेगा। किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया था? भाई किसका स्थगन किया गया था इसमें? तो इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था ना, उस आंदोलन का स्थगन किया गया था इस समझौते में। फिर गांधी जी जो थे कांग्रेस के तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1931 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों का आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? है ना, तो बच्चे इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति रहा था? तो कराची अधिवेशन का सभापति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को माना था, वो कौन थे? तो एस.सी. बोस। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सजाएं, क्रम में सजाएं। तो पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, दूसरा भगत सिंह को फांसी, है ना, तो 4 नंबर जो है घटना पहला है, 3 नंबर दूसरा है। और ये जो हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, तो ये बच्चे तीसरा और चौथा हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी क्या हो जाएगा आपका? 4, 3, 2, 1 आंसर बनेगा सी। ठीक है, अगला बोला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो इसको पढ़ने के बाद क्या मिला भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो देखिए इसमें आपका होगा क्या? जो 3 नंबर है ना वो पहले होगा आपका। ठीक है, ये पहली घटना है, राजगुरु को फांसी ये दूसरी घटना है, और ये आपकी जो है ना वो तीसरी घटना है। तो आंसर क्या होगा? 3, 2 और 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज में ही इन्होंने भाग लिया था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था 1930। तो बच्चे उम्मीद है कि आप इसको देख रहे होंगे, है ना, और अच्छे से आप लाभ भी ले रहे होंगे। कह रहे कि भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिया था, उसकी बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली ने इन सभी में, चारों ऑप्शन में इन्होंने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का, है ना, प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है ना केटी पाल ने किया था। ठीक है बच्चे, केटी पाल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से आपका कौन सा डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे, वो पानी का जहाज कौन था? तो एसएस राजपूताना वो पानी के जहाज का नाम था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें गांधी जी उपस्थित थे? तो सिर्फ द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, तब वो कहाँ ठहरे थे? गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे बच्चे। ठीक है, किंग्सले हॉल में एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। और अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? तो असफल रहने का मूल रीजन क्या था बच्चे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कह रहे कि किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू जो महात्मा गांधी के साथ गई थी, और मदन मोहन मालवीय। आंसर बनेगा सी। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बिल्कुल आपका क्या है भाई, सही है। और दूसरा, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था नहीं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गांधी इरविन, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं, ये गड़बड़ है। यहाँ पर लिया किसने? महात्मा गांधी ने। पहला गलत हो जाएगा, आंसर होगा डी और आर। ए गलत है, आर क्या है? आर सही है। ए गलत है और आर सही होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है 1932। देखिए 92 नंबर जो है, 492 नंबर, 1932 के अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठक हुई। बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका सही रूप में उल्लेख गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन अलग अलग नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी, लेकिन 3 सत्र में जाकर ये पूर्ण हुए। तो आंसर हो जाएगा डी। ये 3 नहीं थे, ये बैठक एक ही थी, लेकिन 3 सत्र में पूरा हुआ। कोई पहुंच ही नहीं रहा था भाई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के तरफ से गए थे, ये ठीक है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों का तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी सही। आंसर बनेगा डी। तो ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, और ये आपका लास्ट स्लाइड है। आज हम लोग 500 पूरा कर लेंगे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो है तीसरा हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्गमन की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया जाता है? तो यह जो है पूना समझौता। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? तो पहला आमरण अनशन जो है कम्युनल अवार्ड के समय में किया हुआ था इन्होंने। तो श्री भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो किस नाम से जाना जाता है? पूना समझौता। पूना समझौता का मूल उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसमें जो सीटें दी गई थी 71 और 148।
निम्नलिखित में से अगर बात करें, सांप्रदायिक अधिनिर्गम घोषित किया गया था, किसको किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो बच्चे इस प्रकार से 500 प्रश्न आपके पूरे हुए और फटाफट सीरीज में 100 सीरीज में ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस 700 की जो श्रृंखला है इसे पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री का, स्वतंत्रता संग्राम का आपका काम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से चैनल में बिल्कुल लास्ट तक देखें, वीडियो को याद कर लें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।